हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है पारंगत के नाम से। और इसमें जो मेरे सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट, उसमें पॉलिटी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमी है, उद्यमिता प्रबंध है। इन सब्जेक्ट्स को लेकर के आंसर राइटिंग मेरे द्वारा कराई जा रही है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को लेकर के हम चलेंगे। उसमें मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टार्ट किया है मैंने सब्जेक्ट, और इसकी पहली यूनिट चल रही है। ये देखिए, पारंगत के नाम से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आपको लिखने के तरीके बताए जाएंगे, कैसे हम बेहतर तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से बन सकते हैं, और वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना काफी रहेगी। तो मैंने जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत पहली यूनिट स्टार्ट की है। इसमें स्टार्टिंग के टॉपिक मैंने करा दिए हैं। आज हम संस्था और संघ के टॉपिक संघ के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले मैंने समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, समाज की भारतीय संकल्पना, परिवार, संयुक्त परिवार, ना। इसके बाद मैंने वंश है, गोत्र है, समुदाय है, ना। ये सारी चीजें मैंने करा दी हैं। आज हम जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत संस्था और संघ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम कैसे अच्छे तरीके से लिखेंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सके, जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इसमें पहला 2 मार्कर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो पैटर्न मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है, उसमें 3 मैं ले रहा हूं छोटे क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट, यानी 2 मार्कर्स, 3 7 मार्कर्स इसमें 2 ले रहा हूं, और 10 मार्कर्स में 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पैटर्न है। तो इसमें पहला जो 2 मार्कर्स है 1.1, इसमें कथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये कथन किस विचारक का है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है पिछले बार काफी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, राज्य सामाजिक संगठन के रूप में चर्च या व्यवसाय कंपनी की भांति एक संघ है, यह कथन किस विचारक का है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई विचारक का नाम पूछा जाता है, जब कभी विचारक का कोई कथन दिया हो और उसका नाम पूछा जाए, तो आपको जो है पूरा कथन लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है, आपको उस विचारक का नाम लिखना है जिस विचारक का कथन पेपर में दिया हुआ है। केवल नाम लिख करके आप आ जाएंगे तो भी नंबर, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, या उसमें थोड़ा सा और आगे पीछे लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो या तो आप इसके, ये कथन एक्चुअली मैकाइवर पेज का है, तो केवल मैकाइवर पेज आप लिख दें, चल जाएगा, या उक्त कथन मैकाइवर पेज का है ऐसा लिखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। दोनों स्थितियों में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो ये ज्यादा सही रहेगा। उक्त कथन मैकाइवर तथा पेज का है, ये हो गया इसका आंसर। बस इतना लिखना है। ठीक है, पहला आंसर हो गया, उक्त कथन मैकाइवर पेज का। बस इसमें क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे, बस नाम को जो है हम अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट ज्यादा नहीं करना है, केवल 1 लाइन खींच देना। ये सारी चीजें जो है मैंने बता दिया है, मैं इनके बारे में बताया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने 2 मार्कर्स के लिखने के तरीके बताए हैं, 7 मार्कर्स के लिखने के तरीके बताए हैं, 11 मार्कर्स के लिखने के तरीके बताए हैं। ये सारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने उनको नहीं देखा हो तो वो बिल्कुल अनिवार्य रूप से देख लें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें 2 मार्क्स के या 7 मार्क्स या 10 मार्क्स लिखना है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है 2 मार्कर्स का, संघ की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए। देखिए, समाजशास्त्रीय व्याख्या मतलब उसका अर्थ ही लिखना है और उदाहरण दे देना है, तो हो गई समाजशास्त्रीय व्याख्या। यही अगर आपको 7 मार्कर्स में आए तो समाजशास्त्रीय व्याख्या में आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको उसमें लक्षण भी लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये 2 मार्कर्स में आया हुआ है तो इसमें हम इसका अर्थ लिखेंगे और इसके 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे, बस हो गए। 7 मार्कर्स में इसमें जो एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा वो क्या रहेगा, वो लक्षण और इसमें ऐड कर देंगे बस। तो ये हमारा 7 मार्कर्स का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि वो किस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन एक ही है, संघ की समाजशास्त्री व्याख्या की, यही क्वेश्चन है। ये 2 मार्कर्स में भी आ सकता है और 7 मार्कर्स में भी आ सकता है। 2 मार्कर्स में केवल अर्थ लिखना है, अर्थ और उदाहरण। 7 मार्कर्स में अर्थ उदाहरण के साथ साथ आपको जो है उसके लक्षण भी 6-7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे बस, और कंक्लूजन नहीं लिखना है। हाँ, ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपको अर्थ पूछा गया है, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है विचारक का, तो आपको किसी विचारक की परिभाषा उसमें नहीं लिखना, अपने तरीके से उसकी परिभाषा लिखना। जैसे पूछ लिया संघ को परिभाषित कीजिए, अब उसने कोई विचारक तो लिखा नहीं है, लेकिन आप जो है विचारक के हिसाब से लिख रहे हैं उसकी परिभाषा या अर्थ, गलत हो जाएगा। आपको अपनी तरीके से उसका अर्थ या परिभाषा लिखना है। उसने अगर बोल दिया कि मैकआवर पेज द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए संघ की, बोगार्ट्स द्वारा दी गई परिभाषा संघ की लिखिए, तो फिर आपको उस हिसाब से लिखना। जैसे पिछले बार हर्शकोविट्स द्वारा दी गई संस्कृति की परिभाषा पूछी गई थी, तो वो क्लियर हो गया कि भाई हर्शकोविट्स ने जो परिभाषा दी है वही आपको लिखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है। संघ की समाजशास्त्री व्याख्या आपको बताना है, इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, देखिए, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा सोच विचार कर निर्मित किया गया सोच विचार कर निर्मित किया गया संगठन संघ है। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब आपको जो है इसमें क्या लिखना है, उदाहरण लिख देना है। यहां अगर स्पेस बच रहा है तो यहां लिख दो, नीचे भी स्पेस है तो वहां भी लिख दो। अगर नीचे स्पेस यहां बच रहा है तो यहां ज्यादा सही रहेगा, वहां ना लिख करके। तो हम यहां पर इसको लिख देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। यहां पर उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे गणेश उत्सव संघ है, गणेश उत्सव संघ है ना, गणेश उत्सव संघ। ग्राम विकास समिति या संघ, ग्राम विकास संघ या समिति। रामनाथ कोविंद समिति जो वही थी वो भी इसके अंतर्गत आती है, उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। दो ज्यादा देना है। रामनाथ कोविंद समिति ये भी इसी के अंतर्गत आती है ना। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है कमेटी गठित की गई थी, तो ये चूंकि लेटेस्ट है, चर्चित रही है, तो इसका एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन 1.2, संघ की समाजशास्त्री व्याख्या कीजिए। इसके बाद आगे है इसी तरीके से संस्था को परिभाषित कीजिए। देखो, संस्था की परिभाषा पूछिए, लेकिन किसी विचारक के हिसाब से नहीं पूछी गई है ना। किसी विचारक के अनुसार संस्था की परिभाषा नहीं पूछिए, बल्कि ओवरऑल पूछिए। तो आपको जो है किसी विचारक का उल्लेख यहाँ पर नहीं करना है
है ना, अपने तरीके से जो है संस्था की परिभाषा लिखना है ना। तो संस्था क्या है? संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करता है। जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करता है। जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करता है। ये हो गया इसका अर्थ। अब यहां पर हम उदाहरण यहां पे लिखेंगे, दोनों में उदाहरण लिखना पड़ेगा। विवाह एक संस्था है क्योंकि नियमों की पद्धति हो। शिक्षण संस्था, या हम उसको कह सकते हैं स्कूल। शिक्षण संस्था लेके स्कूल क्या लिख सकते हैं? स्कूल, है ना। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना है, ज्यादा हमें वर्ड खर्च यहाँ पर नहीं करना है, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि नंबर तो 2 ही मिलेंगे। आप कितना भी लिखो, कुछ भी कर लो, 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो हम ज्यादा समय यहाँ पर क्यों। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे 2 मार्कर्स पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 7 मार्कर्स के क्वेश्चन। 7 मार्कर्स में देखिए ये अंतर पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अंतर, एक्चुअली एग्जाम में जो है इस अंतर को पूछे जाने की संभावना काफी बनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इस बार आ सकता है। संस्था तथा संघ में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों टॉपिक हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर जो है यहाँ पर आपको लिखना है। तो अंतर डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं करते हैं, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दोनों का कंबाइन देना होता है ना। संस्था और संघ में हम अंतर लिखने वाले हैं, तो हमें जो है दोनों का कंबाइंड एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर जो है टेबल फॉर्म में जो है हमें अंतर लिखना पड़ेगा, जो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, हाँ। तो पहले हम लिखेंगे मानव द्वारा, ये कॉमन इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं। मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूरी तरह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, है ना, कुछ संस्थाओं का निर्माण तथा विकास किया जाता है, जिनमें संस्था एवं संघ प्रमुख। ऐसा ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, दोनों का कंबाइंड। ठीक है, मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ संगठनों का तथा पद्धतियों का निर्माण तथा विकास किया जाता है,
किया जाता है, किया जाता है इनमें संस्था तथा संघ प्रमुख, इनमें संस्था तथा संघ प्रमुख, ये इस तरीके से आपको बताना है। फिर हम लिखेंगे इसमें अंतर लिखेंगे, ठीक है। देखिए अंतर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें एक आधार का कॉलम देते हैं, टेबल बनाते हैं, इसमें एक आधार का कॉलम हो गया और एक लिखेंगे संस्था का कॉलम और एक लिखेंगे हम संघ का कॉलम, ये हो गया संघ। तो ये बन गई टेबल। एक इसमें क्रमांक भी यहां पर लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्रमांक ऐसा है ना। तो इस तरीके से ये है अंतर की टेबल। तो सबसे पहले इसमें परिभाषा को लेकर के अंतर बताएंगे, परिभाषा है ना, परिभाषा। देखिए संस्था क्या है, नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है ना। संस्था को हम कैसे डिफाइन करते हैं, संस्था जो है नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इतना पूरा नहीं लिखना है, केवल हमें जो है मेन बात लिखना है, मूल बात है नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, बस नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, ये हो गया संस्था की परिभाषा याद। संघ क्या है, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, बस ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद फिर मूर्त अमूर्त की बात आती है, दूसरा मूर्त ऑब्लिक अमूर्त, मूर्त अमूर्त, अमूर्त। संस्था चूंकि नियमों का समूह इसलिए इसको बोलते हैं अमूर्त। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अमूर्त है ये, है ना, क्योंकि इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, कोई हमें दिखाई, नियम जो कार्य प्रणाली होती है, कार्य पद्धतियां जो होती है हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको बोलते थे अमूर्त। जो व्यक्तियों का समूह होता है वो मूर्त होता है, यानी हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो मूर्त अमूर्त का हो गया पॉइंट। इसके बाद आता है प्रकृति। प्रकृति इसकी स्थायी प्रकृति है, अपेक्षाकृत लिख सकते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी है और इसकी अस्थायी प्रकृति है ना। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संघ बना है वो उद्देश्य जैसे ही पूरा हो जाता है संघ समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है गणेश उत्सव संघीय समिति। गणेश उत्सव 10-11 दिन का होता है, जैसे ही गणेश उत्सव पूरा हुआ खत्म हो गया, फिर अगले साल जब गणेश उत्सव आएगा तो नया संघ बनेगा, नई समिति बनेगी गणेश उत्सव की, ठीक है। तो ये संघ जो होता है अस्थायी होता है और संस्था स्थायी होती है ज्यादातर। जैसे विवाह है, विवाह नामक संस्था स्थायी, कब से चली आ रही है ये संस्था, ठीक है। तो ये हो गया 3 पॉइंट यहां पर मैंने बताए हैं। इसके बाद फिर आता है नियम पालन। अगला चौथा पॉइंट आएगा नियम पालन। नियम पालन इनके नियमों का पालन, यानी संस्था के जो नियमों का पालन अनिवार्य होता है ना। इसमें क्या है, अनिवार्य, और यहां पर लिख देंगे ऐच्छिक।
इनके नियमों का पालन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संस्थाएं हैं उनके नियमों का पालन जरूरी होता है। इसके बाद निर्माण और विकास, निर्माण विकास, संस्थाओं का धीरे धीरे विकास होता है ना, संस्थाओं का धीरे धीरे विकास होता है। तो इसमें लिखेंगे धीरे धीरे विकास, इनका धीरे धीरे विकास होता है। और इनकी विचार पूर्वक स्थापना होती है, विचार पूर्वक स्थापना है ना। इनकी स्थापना कैसी होती है? विचार पूर्वक होती है। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति, या उद्देश्यों की पूर्ति। ये है आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति, ये मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ना। संस्थाएं कैसी हैं? मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति है ना। जैसे विवाह है तो विवाह यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति है ना। एक उदाहरण यहां पर दे सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है हिसाब से। ये विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति। ठीक है, यहां तक हो गया। अब लास्ट पॉइंट एक और यहां पे लिख देते हैं, सांस्कृतिक विकास में योगदान। सांस्कृतिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में योगदान, ये है सांस्कृतिक विकास में योगदान। इनका ज्यादा होता है क्योंकि स्थायी है, इसलिए है ना। अधिक योगदान, इसमें हम लिख सकते हैं अधिक योगदान, और यहां पर लिखेंगे कम योगदान, अपेक्षाकृत है ना, अपेक्षाकृत और इसमें ऐड कर सकते हैं, अपेक्षाकृत कम योगदान। तो इस तरीके से ये संस्था और संघ में अंतर, पहला 7 मार्कर्स कंप्लीट हो जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, यहां पर भी हम आधार, यहां पर संस्था और यहां पर संघ की हेडिंग लिख दें। इस तरीके से ये है। 7 पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं, मोस्टली 7 पॉइंट ही लिखे जाते हैं। दूसरा 7 मार्कर से संघ के लक्षण लिखिए। अब चूंकि क्या है कि 2 ही टॉपिक हम ले रहे हैं, तो वही लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे वही सब क्वेश्चन सर दे रहे हैं, क्योंकि यहां से जो है यही क्वेश्चन आएंगे। अर्थ है, लक्षण है, विशेषताएं, महत्व, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, या अंतर हो गया। बस इसके अलावा यहां से और कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं बनती। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसे परिभाषा का भी आ जाता है, जैसे मैंने एक दिया हुआ है, किसी की परिभाषा उन्होंने दे दी, किसी की परिभाषा है, या बोगार्ड्स की संस्था की परिभाषा बताइए, संघ की परिभाषा बताइए, ऐसे करके भी आ सकता है। हाँ, तो संघ का लक्षण। अब यहां पर आपको संघ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। लक्षण डायरेक्ट नहीं हम लिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर संघ का अर्थ ही लिखना है। यहाँ पर जो है आपको कोई अलग से इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, केवल संघ का अर्थ लिखेंगे, जो मैं पहले लिख चुका हूं, बता चुका हूं, है ना। निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों द्वारा विचार पूर्वक स्थापित किया गया, निर्मित किया गया संगठन संघ है, ऐसा हम लिख सकते हैं। निर्धारित उद्देश्य, निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए
करने के लिए व्यक्तियों द्वारा विचार पूर्वक स्थापित किया गया, व्यक्तियों द्वारा विचार पूर्वक स्थापित किया गया, व्यक्तियों द्वारा विचार पूर्वक स्थापित किया गया संगठन संघ है। ये हो गया, है ना। उदाहरण लिख देंगे, अभी मैंने लिखा ही था उदाहरण। गणेश उत्सव संघ, बस ये हो गया। एक आधा और लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला पैरा। इसके बाद फिर आगे हम इसके लक्षण बताएंगे, है ना। हेडिंग देकर के लक्षण लिखेंगे। जैसे मैंने कई बार पहले बताया है कि इसके लक्षण निम्नलिखित है, ऐसा सेंटेंस हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट लक्षण लिखो और स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसके लक्षणों में पहला व्यक्तियों का समूह है ना। व्यक्तियों का बहुत शॉर्ट में आपको लक्षण लिखना है, जिससे ज्यादा पॉइंट आप लिख पाओ। व्यक्तियों का समूह, है ना। दूसरा जो व्यक्तियों का समूह होता है वो मूर्त संगठन होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे मूर्त संगठन, मूर्त संगठन है, ठीक है। फिर आता है निश्चित उद्देश्य के लिए गठित, अर्थ में ही हम लिख चुके हैं ये, निश्चित उद्देश्य के लिए गठित, है ना। यानी इसके गठन का जो उद्देश्य होता है निश्चित होता है। विचार पूर्वक स्थापना, विचार पूर्वक स्थापित किया जाता है, सोच विचार के स्थापित होता है, ऐसे अनजाने में नहीं होता है, ऐसे विकसित नहीं होता है। सोच विचार करके किसी संगठन को स्थापित किया जाता है, कोई पर्टिकुलर पर्पज होता है। जैसे मैंने बताया ग्रामीण विकास, तो गांव के विकास के लिए जो समिति बनती है वो बहुत सोच विचार किया जाता है ना, ठीक है। इसके बाद आता है, कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ऐच्छिक सदस्यता, आप किसी संघ या समिति का सदस्य बनना चाह रहे हैं, आपकी अगर इच्छा है तो आप बन सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं, मना कर दो, है ना। तो ऐच्छिक सदस्य होती है। निश्चित संगठन होता है ना। इसका जो है संगठन कैसा होता है, निश्चित होता है, निश्चित संगठन। मतलब निश्चित संगठन मतलब उसमें अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हम बता भी सकते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ऐसे ये इसका संगठन होता है। जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं। सदस्यों के बीच, सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध, है ना। 7 पॉइंट हो गए। एक आधा और हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए, 8 पॉइंट, 8वां पॉइंट। इनकी जो प्रकृति होती है स्थायी, अस्थायी होती है ना। अस्थायी प्रकृति, अस्थायी प्रकृति, सहयोगात्मक व्यवहार, ठीक है। बस इस तरीके से 8-10 पॉइंट हो गए। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, 7 मार्कर्स। अब इसमें लास्ट बचा हुआ है, ये है 10 मार्कर्स, संस्था का समाजशास्त्री महत्व स्पष्ट कीजिए। ये है 10 मार्कर्स, लॉन्ग क्वेश्चन, 200 शब्द में इसमें इसको लिखना होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि इसमें हम एक फॉर्मेट बता देते हैं, इसकी आउटलाइन बता देते हैं कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या हमने लिखा हुआ है। तो चेक करने वाले को काफी इजी हो जाता है। तो हम इसमें बता देंगे, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे हम, फिर अर्थ लिखेंगे,
फिर इसका महत्व बताएंगे और फिर इसका कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष। 7 मार्कर्स में कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन 10 मार्कर जो होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव द्वारा मानव समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, जिसके परिणामस्वरूप संस्था का उदय होता है। ये जो है इसका इंट्रोडक्शन, ऐसे हमें लिखना है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, पहला पैरा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है ना। मानव एक सामाजिक प्राणी, अरस्तु का कहना है। अरस्तु ने कहा है कि मानव एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो उन्हीं का है स्टेटमेंट। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहते हुए, वह समाज में रहते हुए है ना, वह समाज में रहते हुए समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से, समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की धारणा का उदय होता है। तो ये पहला पैरा इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहते हुए समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की धारणा का उदय होता है। ये ठीक है, ये हो गया पहला पैरा। फिर इसके बाद हमें लिखना है इसका अर्थ, और अर्थ की आपको हेडिंग लिखना जरूरी है ना। और जैसे मैंने बताया कि 7 मार्कर्स जब हम उसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि 10 मार्कर्स जो होते हैं वो अथवा में दिए रहते हैं, इसलिए 10 मार्कर्स का जो क्वेश्चन है उसका हमें हेडिंग वहां पे लिखना होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन की हेडिंग लिखना है, फिर उसके अंदर जो चीजें हैं उनकी भी हेडिंग लिखना है। लेकिन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की हेडिंग नहीं लिखी जाती है, क्योंकि पहला पैरा इंट्रोडक्शन को होता है और लास्ट पैरा जो होता है कंक्लूजन को होता है। संस्था, इसका अर्थ वैसे मैं बता ही चुका हूं ना। संस्था नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्तियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मैं बता चुका हूं वैसे अर्थ इसका, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है ना। फिर यहां पर उदाहरण लिख देना, जैसे विवाह, संविधान भी यहां पर लिख सकते हैं, कॉलेज, मंदिर, है ना। तो ये इस तरह से संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये इसका अर्थ हो गया, उदाहरण भी मैंने बता दिया है।
अब सीधे हम आ जाते हैं इसके महत्व पे, तो हम लिख देंगे महत्व, हेडिंग लिखेंगे महत्व, और हम इसके अंतर्गत जो सब हेडिंग आएंगी उनको लिखते हुए उनको शॉर्ट में हमें डिस्क्राइब करना है। 8 से 10 हेडिंग लिख करके उनको बहुत संक्षेप में डिस्क्राइब करना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ये इसका फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहली चीज तो यही है कि संस्था जो है व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने का काम करती है ना। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का काम जो है इनके द्वारा किया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना, ये हेडिंग, और इसको डिस्क्राइब हल्का सा करना पड़ेगा। यानी संस्था जो है, प्रत्येक संस्था मानव की किसी न किसी जरूरत को पूरा जरूर करती है, इसीलिए जो है वो अस्तित्व में है, इसलिए आज बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से बताना है, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। हर संस्था, प्रत्येक संस्था मानव की किसी न किसी जरूरत को पूरा करती है, इसी कारण से जो है वो प्रचलन में है या अस्तित्व में है। दूसरा आता है मानवीय जो कार्य है उनका सरलीकरण किया जाता है। व्यक्ति के कार्यों का सरलीकरण जो है किया जाता है। संस्थाएं जो है, जो भी संस्थाएं काम कर रही प्रचलन में है, वो क्या करती हैं, व्यक्ति के जो काम है उनको सरल कर देती है। यानी व्यक्ति को जो स्ट्रगल करना होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे स्कूल है, व्यक्ति अगर ऐसे पढ़े तो उसको कितनी प्रॉब्लम आए। किसी स्कूल में जाकर के सारी सुविधाएं वहां पर हो जाती हैं और आराम से जो है वो पढ़ने लग जाता है, इजी हो जाता है उसका पढ़ना। बिना स्कूल के अगर कोई पढ़े तो कितना मुश्किल जाएगा, है ना। तो उसका जो काम है आसान हो जाता है ना। मंदिर जाता है, मंदिर जाकर के जो है वो शांति महसूस करता है, उसको हल्का लगता है कि भाई चलो मंदिर आ गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा ना, इस तरीके से। इसका तीसरा पॉइंट है मानव के व्यवहार पर नियंत्रण। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण, है ना। संस्थाएं जो है मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करती हैं। जैसे मैंने बताया कि विवाह एक संस्था है, तो विवाह जो है व्यक्ति के यौन संबंधों को नियंत्रित करती है। विवाह के द्वारा ही जो है, अगर व्यक्ति यौन संबंध स्थापित करता है तो उसको वैध माना जाता है, संतान उत्पत्ति होती है, उसको परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी संस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं जो है अपने क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करती है, जिससे समाज में नैतिकता बनी रहती है ना। तो इसमें एक ये भी पॉइंट हम डाल सकते हैं कि समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए ये कारगर है। समाज में नैतिकता बनाए रखने में सहायक, है ना। इनके माध्यम से समाज में नैतिकता बनी रहती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इसके बाद आता है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायता करती है। व्यक्तित्व विकास में सहायता, है ना। कई प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ है व्यक्ति, उनमें काम करता है, उसके अनुसार काम करता है, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकसित हो जाता है। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ता है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका व्यक्तित्व वहां पर विकसित हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। संस्कृति की वाहक है, क्या है, संस्कृति की वाहक। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में जो है काफी योगदान उनका है। जैसे विवाह है, मंदिर है, मस्जिद है, इनके माध्यम से जो है संस्कृति को हमारे
जो कल्चर है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का ये काम कर रहे हैं। 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद 7वां पॉइंट, सामाजिक अनुकूलन में उपयोगी है, ये सहयोगी है। सामाजिक अनुकूलन में सहयोगी, सामाजिक अनुकूलन में सहयोगी ना, समाज में जो है अनुकूलन बनाए रखने के लिए कारगर है। मतलब जिस तरह से बदलाव होते हैं उन बदलावों के अनुरूप जो है समाज को ढालने के लिए जो है काम करते हैं ना। जो भी संस्थाएं प्रचलन में है, जो भी नियम प्रणालियां प्रचलन में है, उनके माध्यम से जो है हमारा जो समाज है वो समाज जो है हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप समाज हमारा ढलता रहता है ना। ठीक है। इसके बाद आता है समाज कल्याण में सहायक। समाज कल्याण में सहायक, चूंकि समाज में बहुत सारी कार्यप्रणालियां प्रचलित होती हैं है ना, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं समाज का कल्याण होता है, समाज की जरूरतें पूरी होती हैं। इससे जो है समाज आगे बढ़ता रहता है। जैसे हमने बताया कि विवाह है, स्कूल कॉलेज हैं, ये जो है समाज का कल्याण कर रही है, यानी समाज की जो जरूरतें उनको कहीं ना कहीं पूरा करती हैं। इससे जो है समाज का कल्याण होता है और समाज धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करता है। ठीक है। परिस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण, परिस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण, सामाजिक जो प्रणालियां हैं, नियम है, व्यवस्थाएं हैं, उनके जरिए जो है व्यक्तियों को जो है एक परिस्थिति डिसाइड होती है उसके माध्यम से और एक रोल डिसाइड हो जाता है, भूमिका निर्धारित हो जाती है। जैसे विवाह है, विवाह के बाद जो है एक व्यक्ति जो है पति की भूमिका निभाता है, एक पत्नी की भूमिका निभाता है ना। तो परिस्थिति हो गई और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपनी भूमिका निभानी होती है। तो ये है हर व्यक्ति को जो है एक स्टेटस दिया जाता है कि भाई आपको इस स्टेटस के अंतर्गत काम करना है और उसको रोल बता दिया जाता है कि आपका ये रोल रहेगा है ना। तो जो भी संस्थाएं हैं, जो कार्यप्रणालियां हैं, वो व्यक्तियों की परिस्थिति यानी स्टेटस का निर्धारण करती हैं, उसके हिसाब से उन्हें अपनी भूमिका का निर्वाह करना होता है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक, इसमें लास्ट आता है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। सामाजिक परिवर्तन में सहायक, समाज में व्यापक, हालांकि देखो संस्थाओं में परिवर्तन बहुत स्लो होता है, धीमे होता है, स्थायी होती है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी कार्यप्रणालियां उसमें परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे शिक्षण संस्थाएं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से कितने सारे बदलाव आ गए है ना। तो ऐसी ऐसी संस्थाएं जो बहुत तीव्र गति से इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो उनके द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो है काम किया जा रहा है, उसमें शिक्षण संस्थाएं सबसे आगे है। ठीक है। तो ये है समाज में व्यापक बदलाव इनके माध्यम से लाया जा रहा है, संस्थाओं के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, कार्यप्रणाली के माध्यम से। तो ये जो है इसका महत्व हो जाता है। अब इसका हमें कंक्लूजन लिखना है, लास्ट पैरा कंक्लूजन का होता है, निष्कर्ष का है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो संस्थाएं हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रही है ना। निष्कर्ष हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो समय की मांग है। लेकिन ये परिवर्तन जो है भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। ये आपको कंक्लूजन लिखना है ना। इस प्रकार संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मानवीय आवश्यकताओं
की पूर्ति तथा सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण माध्यम की महत्वपूर्ण साधन है, ऐसा लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण साधन। ठीक है, लेकिन वर्तमान आधुनिकीकरण के कारण के परिणाम स्वरूप संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो समय की मांग है, लेकिन ये परिवर्तन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। ये परिवर्तन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं, स्पेस कम है, होना चाहिए। ये हो गया इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इस तरीके से आज का सेशन ऐसा यहां पर पूरा हो जाता है, और कल मैं इसके आगे के टॉपिक लेकर के पुनः उपस्थित हूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।